हो गया लाइक हाइड्रोकार्बन लेक्चर 01। हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन लेक्चर 01। पहला पोर्शन पढ़ना है इसमें अपने को एल्केन्स। पहला पोर्शन पढ़ना है एल्केन्स। बुला के लाओ जरा भैया। तो चला गया फिर और नॉट कनेक्टेड हो गया। एल्केन्स की कुछ बेसिक बातें लिखिएगा। पहला, जनरल फॉर्मूला, ये सब आपको पता है, CnH2n+2, CnH2n+2। इसके बाद अब इसमें जो एक एक करके n बराबर 1 रखेंगे तो मीथेन आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो इथेन आएगा, इस तरीके से करते जाएंगे। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है, C1 से लेकर C5 तक सबकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, गैसियस। C6 से लेकर C17 तक होते हैं सब लिक्विड, और C17 से ऊपर, C17 और उसके बाद के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाएंगे, सॉलिड। ठीक बात। अब अगर हम कोई एल्केन ले लें, मान लो इथेन ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर इथेन लिया तो इस तरीके से हमको दिखेगा इथेन। ये है अपना इथेन। बना लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां दो प्रकार के बॉन्ड है बेटा, रिएक्शन करनी है तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, या तो ये बॉन्ड तोड़े या ये बॉन्ड तोड़े, यानी कि CC बॉन्ड और CH बॉन्ड। कहा गया CC बॉन्ड जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, जीरो होगा एक तरीके से। तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई रहे, और CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो रहती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही टूटेगा, ज्यादातर रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा, CH वाला। तो इसीलिए कहा गया कि एल्केन के पास पहले तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी आकर जुड़ नहीं सकता। अगर कुछ जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ यहां से निकलेगा। तो कहा जाता है कि अगर अदला बदली होगी, H हटा उसकी जगह Cl आ गया, H हटा उसकी जगह OH आ गया, H हटा उसकी जगह Br आ गया, तो क्या ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम बोलेंगे कि एल्केन्स जनरली गिव्स alkanes generally gives substitution reactions, generally gives substitution reactions। एल्केन्स की ज्यादातर रिएक्शंस कैसी होंगी दोस्त, सब्स्टिट्यूशन वाली। ठीक बात।
और जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री रेडिकल वाला ज्यादा होता है। तो इसी के साथ अब हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो पहला सेक्शन है सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या जिसको हम बोले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन का टाइप ये है कि हमारा एल्केन, अब हम एल्केन का एक H निकालकर बाहर रख रहे हैं क्योंकि हमें इसी को हटाना है सर। हेलोजन के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी H नहीं, तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगा, H की जगह X आ जाएगा तो बनेगा RX और साइड प्रोडक्ट बनेगा HX। RX को बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इतना सब तुमको मामला मालूम है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं, बना लीजिए सर। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन ले लें, मीथेन लिया, Cl2 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो बेटा बनेगा CH3Cl और प्लस HCl। मैंने तुमको जब मैकेनिज्म पढ़ाई थी तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी पढ़ा रखी, तो किस तरीके से होता है इसकी बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं जो पढ़ाए हुए हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बढ़िया से समझा रखा है, वही यहां यूज होगा। तो पहला स्टेप है सर इनिशिएशन। क्या चीज याद रखनी है उसकी बात कर ले। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर करनी है सर तो फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा पहले, बिना फ्री रेडिकल बने रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो हमारा जो हेलोजन है यानी जो Cl2 है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा Cl फ्री रेडिकल, बना लीजिए। यानी ये खुद ही टूट जा रहा है, अपने आप को इनिशिएट कर रहा है। स्टेप नंबर 2 प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब अब रिएक्शन को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया। तो अगर रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो हमने लिया मान लीजिए मीथेन, तो हमने उसका H ऐसे निकाल के रख दिया। अब यहां पे हमारे पास Cl फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल इसको बताएगा कि तुम अपना बॉन्ड कैसे तोड़ना, होमोलिटिक फिजन से। पढ़ाया है होमोलिटिक फिजन से। तो क्या यहां CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बनेगा? H फ्री रेडिकल Cl के साथ जुड़कर HCl बना लेगा और साथ में बनाएगा CH3 फ्री रेडिकल। इसका मतलब इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बनेगा सर वो R फ्री रेडिकल बनेगा हर बार, और यही हमारी इस रिएक्शन का क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा सर। यानी आपको हर रिएक्शन में याद रखना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं तो एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ तो बना एल्किल हैलाइड प्लस HX। अब इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्या हेलोजन आके जुड़ा है सर, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे सर, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ रहे हैं, हेलोजिनेशन। बना ली।
अब सर प्रोपोगेशन स्टेप में ही दूसरा पार्ट है। जैसे ही CH3 फ्री रेडिकल बन गया, अब Cl2 के दूसरे मॉलिक्यूल को खुद टूटने की जरूरत नहीं है, वो मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम अब ये भाई साहब करने लगेंगे। तो ये अगर इसे तोड़ेंगे तो CH3Cl और प्लस Cl फ्री रेडिकल, क्या यही Cl फ्री रेडिकल वापस से आएगा, मीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, CH3 फ्री रेडिकल और HCl बना के दे देगा। क्लियर है मामला? तो बना लीजिए सर। इसके बाद तीसरा स्टेप कहेगा कि रिएक्शन को खत्म करो, यानी कि टर्मिनेशन करो। अब क्या करना है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है जितने फ्री रेडिकल है वो सब आपस में जुड़ जाए सर। तो आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर CH3 फ्री रेडिकल है? बोलो। H फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है। तो पहला स्टेप क्या होगा? CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर CH3Cl बनाएगा, और यही हमारी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। यही हमारी रिएक्शन का क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा काम क्या होगा? CH3 फ्री रेडिकल अपने ही CH3 फ्री रेडिकल के साथ मिलकर एल्केन का फॉर्मेशन करे, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा होगा Cl फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलकर Cl2 बनाए। ये दोनों प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। माइनर का मतलब बहुत ही कम बनेंगे। माइनर प्रोडक्ट का मतलब है ये बहुत ही कम बनेंगे। क्लियर मामला? तो तीनों स्टेप समझ में आए, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। अब मुझे बताओ, अगर हमको हेलोजिनेशन कराना है, अब मेन लड़ाई सवालों की, अगर हमें हेलोजिनेशन कराना है सर, क्वेश्चन में वो पूछेगा आपको हेलोजिनेशन कराना है, तो रेट ऑफ या रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, यानी जो एल्केन आप ले रहे हैं उसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्या ये डिसाइड इंटरमीडिएट से होगा गुरु? बोलो सर। तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यानी हमारा फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो एल्केन उतनी जल्दी रिएक्शन देगा हेलोजिनेशन की। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, सुनिएगा सर। मान लीजिए आपको एल्केन मिला, उस एल्केन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन अलग अलग है, तीनों मौजूद है। तो आप कौन से वाले H को निकालेंगे? आप वहीं से H निकालोगे जहां से फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने। और इतने समझदार हो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हो चाहे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी हो, आपने क्या पढ़ रखा है? पहला, रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर है तो सबसे ज्यादा तगड़ा और स्टेबल है। दूसरा टर्म हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन में क्या देखोगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसी के अंदर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर है मामला? बना लीजिए, फिर इसी पे सवाल करते हैं डायरेक्ट। यानी कि अगर हेलोजिनेशन कराना है तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अच्छा, रिकॉर्डिंग की है क्या शोभित सर? रिकॉर्डिंग लगाई है क्या? अच्छा। चलिए सर,
एक सवाल लिखेंगे तो उसके माध्यम से आप बात समझ पाएंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, आप पूरा लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स हेलोजिनेशन, मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कराना है और मैक्सिमम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। पहला हमको दिया गया मीथेन, पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है सर इथेन, तीसरा ऑप्शन है आइसो ब्यूटेन, चौथा ऑप्शन है प्रोपेन। चलें सर, आइए अब आप क्या करना, सारे एल्केन बना दिए। अब आप ये देखो कि कौन सा एल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना सकता है। उसका सीधा फंडा है, आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये मीथेन है, ये इथेन है, आइसोब्यूटेन का मतलब एक कार्बन पे दो मेथिल लगा दो पहले तो, बोलो बेटा, ये आइसो ग्रुप हो गया। ब्यूटेन बोला है मतलब टोटल कार्बन 4 और एल्केन ही रहे तो सिंगल बॉन्ड CH3 लगाया। लास्ट में आता है प्रोपेन, वो सबको पता है CH3 CH2 CH3। ठीक बात। अब हमको जब फ्री रेडिकल बनाना होगा तो हम हर मॉलिक्यूल का सबसे अच्छा फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो मीथेन जो होगा वो क्या H हटा के हमको CH3 फ्री रेडिकल देगा। ये भाई साहब एक H अगर हटाएंगे तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल देंगे। यहां अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 मिल रहे। ये पकड़ में आ रहा है, ये अल्फा कार्बन है। यहां आते हैं सर, अब ये कार्बन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन का H निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है। तो इसी में क्या अगर ये वाला H हटाया जाए तो हमारे पास जो एल्केन आएगा क्या वो 3 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है ये जो फ्री रेडिकल बनेगा हमारे पास, क्या ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और अल्फा हाइड्रोजनों की जो संख्या होगी वो यहां पर कितनी होगी 9, है ना सर। यहां आते हैं सर, दो ऑप्शन है, यहां से हटाओगे तो 1 डिग्री, 20 से हटाओगे तो 2 डिग्री। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है ये उसकी डिग्री कहलाती, कैसे जुड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं है। डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है इससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर कट पढ़ाया है ऐसा। तो यहां से अगर H हटाया तो ये बनेगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH3। क्या बेटा यहां अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या 6 है, तो अगर आपसे डायरेक्ट सिंगल 1 करेक्ट आंसर है तो आप सीधे बोलेंगे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बन रहा है, यहां पर। तो इसका मतलब इससे बनने वाला प्रोडक्ट सबसे जल्दी बनेगा, यानी कि ऐसा एल्केन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा हेलोजिनेशन करने में। तो आंसर होगा थर्ड पार्ट। रुके रहिएगा सर, बोलो। अब लेकिन आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है, पेपर में ऑर्डर भी आ जाता है, तो ऑर्डर तो हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से ही निकाल लेंगे। तो सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला, उसके बाद बोलो गुरु सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ध्यान रखना है, 1000 सवाल लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, एक सवाल अच्छे से लगा लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स हेलोजिनेशन बनाइए।
काला मत दिखाओ, ऑनलाइन में हम कुछ कह देंगे मैडम। एक पार्ट तो ये हो गया गुरु कि उसने कहा हेलोजिनेशन कराना है और वो हमारे पास अलग अलग प्रकार के एल्केन लेकर आ गया। तो हमने कहा कि सर जो एल्केन ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा उसका हेलोजिनेशन जल्दी होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बोलो सर। एक बात और, क्या हेलोजिनेशन एल्किल पार्ट का होता है सर? यानी उस कार्बन का ही H लेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, कभी भी डबली बॉन्डेड कार्बन का H निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये समझिएगा। दूसरी बात, क्या हेलोजिनेशन की जिम्मेदारी केवल एल्केन की है? बताओ, केवल एल्केन की जिम्मेदारी है यहां पर कि हेलोजन की भी जिम्मेदारी है? हेलोजन की भी है। दो लोगों को अगर आपस में रिएक्ट करना है तो क्या ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों में से एक भी आदमी अगर तेज है तो वो दूसरे को अप्रोच कर लेगा? तो अगर हमारा एल्केन हीरो है तो वो जल्दी जल्दी जाके रिएक्ट करेगा, और कई जगहों पे हेलोजन जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्केन कैसा भी दे दो वो उसके सामने रिएक्ट कर जाएगा। तो अब हम हेलोजन के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे सर। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक लाइन आपको आगे पीछे नहीं मिलनी है सर, जो कुछ है सब लिखवा देंगे। अगला हेडिंग इसी में लिखिए, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन या रिएक्टिविटी हेलोजन की। अब रिएक्टिविटी में कहा गया गुरु कि फ्लोरीन जो है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। क्लियर बात? लेकिन सर ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, लेकिन हम दो लोगों को नहीं लेते, एक फ्लोरीन को और दूसरा आयोडीन को। पेपर में सवाल पूछा जाता है, भाई हमको रिएक्शन करानी है। बात समझिएगा, अगर कोई छात्र एडमिशन ले और एडमिशन लेकर पहले दिन से ये कहे कि सर हमको जेई एडवांस वाला सवाल लगवाना शुरू करो, लेकिन उसको बेसिक कुछ आता नहीं है, तो इसका मतलब इतना तेज आदमी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक दूसरा आदमी है सर, फ्लोरीन बिल्कुल वैसा ही आदमी है। वो क्या है, इतनी तेज रिएक्ट करता है कि सामने वाले को रुकने का मौका ही नहीं देगा। यानी अंधेरे में भी रिएक्शन कराओगे तो फ्लोरीन एल्केन को ढूंढ लेगा और जाके रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, तुम कहोगे एक H हटाया और एक हेलोजन लगाया, तो क्या तुम इसको मोनो हेलोजिनेशन बोलोगे? अगर एक H हटा के एक Cl लगाया तो क्या मोनोक्लोरिनेशन बोलोगे? एक H हटा के एक Br लगाया तो मोनोब्रोमिनेशन बोलोगे? तो तुम तो कहोगे एक H हटाना है, लेकिन फ्लोरीन कहेगा ना जितने हम सारे हटा देंगे। तो इसका मतलब तुम्हारा डिजायर प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, इसलिए फ्लोरीन को नहीं लेते। पहली बात। आयोडीन के साथ दूसरी समस्या, उतारो मत, मैं प्रॉपर लिखाऊंगा। आयोडीन के साथ दूसरी रिएक्शन कहानी, आयोडीन कहता है अच्छा ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है। बोलो भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी? घटेगी। तो तुम कहोगे आयोडीन को तो आराम से रिएक्ट करना चाहिए, किसका बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, हल्की सी सनलाइट पड़ेगी और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सर। तो बोला गया कि आयोडीन टूटकर रिएक्शन तो करने लगा, लेकिन प्रोडक्ट जब बनता है तो क्या साथ में HX भी बनता है? HX का मतलब HI बनेगा, और अगर HI बनेगा तो HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बना है वो उसको वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगा, यानी वो रिएक्शन को होने ही नहीं देगा। तो कहा जाता है अगर HI के साथ रिएक्शन करानी है, सॉरी आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है, तो HI को हटाना पड़ेगा जैसे ही बने। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, उसे कौन हटा सकता है? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला आदमी। तो कहा जाता है कि अगर हम ये रिएक्शन HiO4 की प्रेजेंस में करा दे, HiO3 की प्रेजेंस में करा दे। HiO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है सर? क्योंकि I का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। हम लोगों ने पढ़ा है रिडॉक्स में, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो इसका सीधा सा मतलब है
कि वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर। क्लियर है मामला? लिखिएगा, फ्लोरिनेशन रिएक्टिविटी में पहले तो काट दो, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करेंगे, फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन की बात नहीं करेंगे। ये रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। लिखिएगा, फ्लोरिनेशन अकर्स इन डार्क and controlled by inert gas N2. Fluorination occurs in dark and controlled by inert gas N2। यानी अगर फ्लोरिनेशन कराना है तो डार्क में कराओ और कंट्रोल किसके द्वारा करो? N2 के द्वारा। नॉर्मल फ्लोरिनेशन अगर तुम कराने जाते, देखो मीथेन लिया, फ्लोरिनेशन कराने गए, अंधेरा रखा, अब तुम चाह रहे हो कि एक एच हटे और एक एफ आ जाए, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपको वहां प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन और प्लस HF। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब तुम्हारा डिजायर प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, ये बना लीजिए सर। तो फ्लोरिनेशन का काम खत्म हो गया। अब बारी आई इनकी, जरा आयोडीनेशन वाले को चेक कर लिया जाए। गुरु ये क्या कर रहा है? तो ये कह रहे हैं कि अगर तुमने आयोडीनेशन कराया तो CH3I बना और क्या बना? HI। और HI जो है वो क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? जो रिएक्शन आगे जा रही थी उसको वापस पीछे ले जाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना वापस रिएक्टेंट में आ गया। बात समझ में आ रही है? लिखिएगा, इन दिस रिएक्शन HI is a strong reducing agent. So for iodination, this reaction proceed in forward direction. This reaction proceed in forward direction only in presence of oxidizing agent like HiO3 and HiO4। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अगर देखो इधर, इस रिएक्शन को केवल और केवल कहां ले जाना है? फॉरवर्ड। चाहते हैं कि ये हो तो यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। लाइक हम यहां पे लिख दें HiO4। तो ये क्या करेगा? इस रिड्यूसिंग एजेंट को निकाल लेगा। अब आपको हर रिएक्शन में एक बात पता चल गई, ली चैटलियर भाई साहब आ जाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का थोड़ा पोर्शन खाने लगेगा तो क्या रिएक्शन उसे पूरा करने के लिए आगे भागेगी? यानी आयोडीनेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगे। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब आयोडीनेशन नहीं करा सकते ऐसा नहीं है। इस समस्या का समाधान क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। क्या लेना है? HiO3 या HiO4। फ्लोरिनेशन अगर कराना है तो अंधेरा रखो और नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर बनाओ तो हो सकता है, वरना फ्लोरिनेशन इतना जल्दी जल्दी होगा कि सारा H खा जाएगा वो निकाल के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कार्बन का मतलब होता है कार्बन ब्लैक मिलेगा,
यानी कि काला पाउडर आपके हाथ लगेगा सर, यानी आप जा रहे थे एल्किल हैलाइड बनाने, वो यहां बनने वाला नहीं है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। आगे लिखिएगा, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन both proceed normally, both proceed normally। ठीक बात। अब ये कई बार क्या करेगा, पेपर में बदल बदल के पूछेगा, तो पहले बना लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। मान लीजिए मीथेन है सर, और इन्होंने कहा कि हमने यहां Cl2 लिया और टेम्परेचर लिया 300 डिग्री सेल्सियस। बनाइए, Cl2 है, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस और डार्क में है मामला। दूसरा सर Cl2 है, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस और हमने TeL लिया है, नाम लिख लीजिए टेट्रा एथिल लेड। याद करिए, नॉकिंग को एंटी नॉकिंग एजेंट होता है सर, टेट्रा एथिल लेड, PbC2H5 का होल 4, या आप ऐसे भी लिख लो C2H5 का होल 4 Pb। अच्छा, अभी भी डार्क है मामला, सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं। मीथेन है सर, Cl2 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने पर ऑक्साइड की मदद ली। किसकी मदद ली? पर ऑक्साइड की। पढ़ाया है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करानी है तो पर ऑक्साइड हमारे काम की चीज है सर। अभी भी हमने अंधेरा कर रखा है, यानी डार्क, सनलाइट है ही नहीं कहीं पर अभी। चौथी सिचुएशन, डिफ्यूज्ड सनलाइट ली सर। ठीक बात, तीनों सिचुएशन में क्लोरीनेशन हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट हर सिचुएशन में क्या बनेगा? मोनोक्लोरीनेशन हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ध्यान रखना है, क्या चीज समझने वाली है उसकी बात करते हैं। तीनों ही कंडीशन में आपको आपका डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा सर। ठीक बात। एक बात सुनिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, होमोलिटिक फिजन कराना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना है, अंधेरा किए हो, कोई मदद नहीं, टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। अंधेरा किए हो, टेम्परेचर कम लिए, तो इस टेम्परेचर की मदद करने के लिए कोई कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा। टेम्परेचर और कम लिया, और अच्छा कैटेलिस्ट यानी परऑक्साइड लेना पड़ेगा। और सीधा फंडा की सनलाइट ले ली डिफ्यूज्ड वाली। डिफ्यूज मतलब मध्यम है, यानी कि बहुत घनी धूप नहीं है, तो अगर आपने सनलाइट ली तो आराम से रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है मामला? इसी में कई बार पूछ लेता है, अगर आपने इंटेंस सनलाइट ली, इंटेंस मतलब दोपहरी के 12 बजे वाली, यानी कि टेम्परेचर ठीक ठाक है सर, इस सिचुएशन में भी वही फ्लोरिनेशन जैसा काम होता है, सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो बनेगा कार्बन और प्लस HCl। अच्छा, यहां बैलेंसिंग का कोई मतलब है नहीं, तो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, है ना, वरना आप चाहें तो +2Cl2 करके बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि आपने यहां पर लिया क्या है, Cl2 ही साथ में लिया है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट अलग है, इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना। इसमें तुम्हें कभी फंसाने के लिए आए तो तुम इसे क्लोरीनेशन ही मानकर चलना कि मोनोक्लोरीनेशन, ठीक है ना।
अब सर ये जो हाइड्रोजन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, ये तो हमने बोल दिया कि 3 डिग्री वाला जल्दी निकलेगा तो फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, लेकिन हमें क्लोरीन और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि किस रेट से हाइड्रोजन को निकालते हैं। आता नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। आइए सर हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, रिलेटिव रेट ऑफ remove to ease of hydrogen, relative rate of remove to ease of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना आसानी से निकलता है सर, ऑर्डर याद रखना है सर। Cl2 के लिए फॉर Cl2, फॉर Br2, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलने के रेट का जो रेशियो है वो क्या है, वो लिखना है यहां पे, ये याद ही होना चाहिए। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकलने के रेट का जो रेशियो है वो देखना है। क्लोरीनेशन के लिए रेट है पर हाइड्रोजन है 1:3.8:5। ब्रोमिनेशन के लिए रेट है 1:82:1600। बेसिकली इसमें दो टर्म आते हैं, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। ये सेलेक्टिव नेचर के बारे में बात हो रही है ना, कि जो रिएक्टिव पोर्शन है वो कैसे कैसे हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने का रेट 1 है तो 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन के निकलने का रेट उसके 5 गुना होगा, यानी 5 टाइम्स होगा सर। ब्रोमिनेशन की बात करी गई, 1 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने का रेट अगर 1 है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के निकलने का रेट उसका 1600 गुना होगा। क्लियर है मामला, बना लीजिए सर। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा, एक ही सवाल कराएंगे, कायदे से समझना उसको। क्या ये जो रेट का रेशियो दिया है ये पर हाइड्रोजन है, किसके लिए है, पर हाइड्रोजन। तो यहां बगल में कहीं लिख लीजिए कि ये पर हाइड्रोजन हम बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन के निकालने की बात कर रहे हैं, यानी मोनो क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी, CH3 CH2 CH3, सुनना भैया, रिएक्शन कराई Cl2 HNO से, और जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मोनोक्लोरीनेशन की ही बात करेंगे एल्केन के केस में, ठीक बात। अब सर एक H हटाना है, या तो यहां से हटाओ और या यहां से, हम तो दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे सर। अब हम मेजर माइनर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए उसने प्रोडक्ट लिखा CH3 CH2 CH2 Cl। क्या ये प्रोडक्ट आप 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के लाए हो? यहां आते हैं सर, अगर आपने 2 डिग्री वाला हटाया तो CH3 CHCl CH3, ये दो प्रोडक्ट आपके बन गए। मैं इस प्रोडक्ट को नाम दे रहा हूं कुछ A और ये प्रोडक्ट है कुछ B। बना लीजिए सर। एक बात तो तय है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, ई वाला। हमको पता है 2 डिग्री वाला आसानी से रिएक्शन देगा। इतना मामला बना लो सर। और हमको यहां पे किनारे ये बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बोलो, अरे भैया ये 1 ही डिग्री तो है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है?
क्लियर है मामला? आपसे सवाल में पूछा गया कि आप हमको बता दीजिए सर, परसेंटेज अमाउंट किस अमाउंट में ये बनेंगे? इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू 100 वाट हो रही है। तरीका सुनना जरा, ये वाला क्या किए 1 डिग्री को हटा के, ये वाला 2 डिग्री को हटा के। अब ये बताओ 1 डिग्री के अगर 6 है तो 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तो क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां से नंबर क्या लेंगे रेट का 1। 2 डिग्री वाला कितना है 2 है, 2 डिग्री वाले अगर 2 है तो उसके लिए रेट क्या लेंगे 3.8। तो मुझे ये बताइए कि टोटल अगर हाइड्रोजन की बात करें तो रेट असलियत में कितना कंसीडर किया जाएगा, देखना जरा। टोटल की अगर बात करें तो 6 1 डिग्री है, यानी 6 इंटू 1। 2 2 डिग्री वाले हैं, 2 इंटू 3.8, क्योंकि टोटल के रिस्पेक्ट में ही तो बात होगी सर। निकाला किसको है तो 1 डिग्री को। 1 डिग्री वाले कितने निकलने के लिए तैयार है 6 में से कोई भी कहेगा हमको ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 1 डिग्री को ला रहे हैं तो हम रेशियो लिखेंगे 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आती है नहीं आती? खत्म नहीं हुआ, इधर बताओ परसेंटेज अमाउंट। फिर से क्या करोगे 1 डिग्री वाले 6 तो 6 इंटू 1, ये याद होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको। इधर आते हैं 2 डिग्री के लिए रेट पर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम 3.8 है, ये टोटल हो गया। अब 2 डिग्री वाले हैं कितने 2 में से कोई भी निकाल दो, और पर हाइड्रोजन 3.8 का रेशियो चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। बनाइए और देखिए सॉल्व करके, क्या पहले वाले में आता है 43% और यहां आता है 57%। इधर सुनो, यानी मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूं कि ये ज्यादा मात्रा में बन रहा है, यानी ये हमारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। तो अगर उसने कभी आपसे परसेंटेज पूछ लिया तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं सर। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। हां, अगर ब्रोमिनेशन है तो फिर आप ये रिएक्टिविटी ऑर्डर 1:82:1600 लेके चले। क्लियर है मामला? ध्यान रखना भाई। अब एक बात ये बता, अगर पूछा जाए कि कोई एल्केन और उसमें हमें CH बॉन्ड तोड़ना है तो कौन से CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी टूटेगा। और हमको पता है जल्दी कैसे टूटता है, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बना दे। तो क्या मैं बोलूंगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अगर मिनिमम होना है तो क्या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को मैक्सिमम होना पड़ेगा वहां पर। तो लिखिएगा, ये कहानी समझ में आई जब परसेंटेज की बात करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एल्केन में बात कर रहे हैं सर, है ना, RH बॉन्ड की बात कर रहे हैं, proportional to, inversely proportional to stability of R free radical। क्या ये सही है? एल्केन का मतलब पूरा मॉलिक्यूल एल्केन हो नहीं सर, जो H लोगे वो CH वाला एल्किल पार्ट होना चाहिए, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला होना चाहिए। एक बात बता दो, क्या तुम्हारा फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी बनना चाहेगा?
और जल्दी बनना चाहेगा तो बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। क्लियर है मामला? पेपर में सवाल कैसे आएगा इसको समझना जरा। Which of the following, in which of the following, अब ये सब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में खूब पढ़ रखा है कि जो फ्री रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा वो उतना ज्यादा, यानी कि उतनी जल्दी बनेगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और 3 डिग्री वाले अगर बराबर पड़े तो अल्फा हाइड्रोजन से चेक कर लेते हैं वहां पे। Which of the following CH bond required minimum, क्वेश्चन लिखो भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए। आपके लिए मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है सर, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये यहां H है, यहां पे कार्बन H, जो बना रहे हैं वही बनाना, अपनी मर्जी से ना बनाना कुछ। CH H CH2 H, ये है सर। इन्होंने इसको डिनोट कर दिया है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको अल्फा बोल रहे हैं, ये वाला तोड़ोगे तो इस बॉन्ड को बीटा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और सर ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसको ये गामा बोल रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करोगे तो डेल्टा। हम क्या करेंगे मालूम है, आंसर भी लिखवाएंगे और ऑर्डर भी लिखवाएंगे, दोनों बातें करें, एक ही बार में निपटा देंगे। इस तरीके के सवाल आते हैं। बनाए सर? अब देखो हम इसी में खेल कर देंगे, तुमने बना रखा है। अब तुम मुझे बताओ, अगर यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्री रेडिकल यहां आएगा? बोलो भैया, ये फ्री रेडिकल क्या 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहां से H हटा तो ये 2 कार्बन यानी कि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा बनेगा एक ही एक बार, ये तो तय है। यहां से आए सर तो ये वाला फ्री रेडिकल भी, ये कैसा होगा, 1 2 और 3 कार्बन से घिरा है यानी 3 डिग्री। ये वाला H अगर गया तो इस कार्बन के ऊपर भी फ्री रेडिकल आएगा। इन चारों में एक आदमी ऐसा है जिसको क्लियर कट रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया गया है। बेंजीन रिंग के डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तीनों हाईली अनस्टेबल है। बोलो मेरे भाई, तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे कहे तो आप कहेंगे सर ये वाली जो पोजीशन है ना, ये जितने दिख रहे हैं इनके केस में ये सब हाईली अनस्टेबल है। यानी अगर कल को कोई पूछे कि मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, तो इसकी होगी। ये टूटना नहीं चाहता, मतलब जबरदस्ती करके तो तोड़ ही ले जाओगे, लेकिन ये बॉन्ड आसानी से टूटना नहीं चाहेगा। क्लियर है मामला? यानी इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या गुरु, जितने भी लिखे उन सब में मैक्सिमम होगी सर। इधर आते हैं सर, ये फ्री रेडिकल जो 3 डिग्री वाला है, क्या ये बताओ ये फ्री रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? तो अगर मुझसे कोई कहे तो ये 3 डिग्री वाला ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है सर, और अगर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये मैक्सिमम स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने में, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, उतनी ही कम लगेगी।
देखिए यही है मामला। तो अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है यहां पर कि किसके लिए मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, तो क्या मैं मैक्सिमम स्टेबल फ्री रेडिकल जुड़ता, तो या मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, वो यहां पे कौन सा है, बीटा वाला। तो आंसर में क्या जाएगा, आंसर में 3 डिग्री तो नहीं जाएगा ना दोस्त, कौन सा वाला बॉन्ड, बीटा वाला। क्लियर बात। लेकिन रुके रहो, अगर हमें ऑर्डर बनाना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर यहां पर दोस्त क्या लिखा जाएगा, सबसे ज्यादा अल्फा में, बोलो भैया, सबसे कम बीटा में। तो कम और ज्यादा वाले को, सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले को अलग अलग कर लो। अब यार इन दोनों में ये कम स्टेबल है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 2 डिग्री है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी इसके बाद कौन आएगा, डेल्टा, उसके बाद गामा। क्लियर है बात, बना लीजिए। बेसिक रिएक्शंस है, याद रखेंगे तो काम आराम से हो जाएगा। तो जितने भी सवाल आते हैं, और ये बात दिमाग में बैठा लेना, नोट करके लिख लेना साहब, क्या कि जो बेंजीन रिंग है आपकी, इस बेंजीन रिंग पर फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये तीनों कहानी हाईली अनस्टेबल सिचुएशंस है। ये बनाने का प्रयास आप मत करिएगा। हाईली, मैंने आपको बकायदा सब पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, हाईली अनस्टेबल है। चले भाई, तो ये तुम्हारा हेलोजनेशन वाला मामला है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सवाल अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा। मैकेनिज्म वाले पार्ट में भी एक सवाल इस तरीके का किया हुआ है। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। दूसरी रिएक्शन में आइए, नाइट्रेशन। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन छोटी छोटी है, याद रखोगे तो वहां काम आ जाएगा। मान लीजिए आपने एल्केन लिया और एल्केन की रिएक्शन HNO3 के साथ कराई, और टेम्परेचर है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। एक्चुअली में क्या होता है, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है वेपर फेज में आ जाए, और वेपर फेज में कौन सी रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करती है, फ्री रेडिकल। आयन वायन का चक्कर वहां बन नहीं पाता, इसलिए हाई टेम्परेचर लिया जाता है। क्या होगा सर, H हटेगा और उसकी जगह पर NO2 आ जाएगा, और साथ में बनेगा वाटर। क्या हम इसको नाइट्रो एल्केन बोलेंगे सर, क्या नाम देंगे, नाइट्रो एल्केन। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। HNO3 का स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ रखा है, बोलो भैया। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत अटकाने वाला मामला पता हो तो निकाल ले जाओ, वाटर निकल जाएगा यहां से, RNO2 के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है। और जरूरी नहीं है कि यहां पे टेम्परेचर लिखा हो, हाई टेम्परेचर भी अगर लिखा है तो बात बन जाएगी। हाई टेम्परेचर भी लिखा है तो बात बन जाएगी। अब एक बात ये बताओ, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो अगर आपके पास ये जो एल्केन है इसमें कार्बन कार्बन भी बॉन्ड होगा, हाई टेम्परेचर पे तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक ही हो जाना है सर। तो इसका मतलब क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग भी कंसीडर की जाएगी। लिखिएगा, इन दिस रिएक्शन very high temperature is used. In this reaction very high temperature is used, therefore
CC बॉन्ड, देखो इधर C सिंगल बॉन्ड C, therefore CC bond will also be break and mixture of nitroalkanes ब्रैकेट में लिखना सिमिलर कार्बन एंड लोअर कार्बन, ब्रैकेट क्लोज, सिमिलर कार्बन एंड लोअर कार्बन, ब्रैकेट क्लोज, आर ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है सुनो, अगर कार्बन कार्बन चेन वाला एल्केन है तो H हटा के तो NO2 जोड़ो, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है, तो क्या वहां मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा सर? जैसे किस केस में नहीं बनेगा, मान लो तुमने मीथेन लिया, रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, टेम्परेचर तुमने रखा हाई, अब मेरे भाई जब कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं तो तोड़ोगे क्या? तो सीधी सी बात है, H को हटाओ और NO2 को लगाओ, तो नाइट्रोमीथेन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर उसने एग्जांपल के तौर पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लगाया और उसने कहा कि HNO3 है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, सुनते जाइएगा बात को। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा दिमाग ये नहीं कहेगा कि सर अब तो मामला बिगड़ गया, अब ये भी तोड़ा जाएगा और मौका पड़ने पर ये भी तोड़ा जाएगा, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही काम करोगे सर। तो जब इसको तोड़ोगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NO2 यानी नाइट्रोइथेन बना। कार्बन कार्बन तोड़ दिया तुमने तो अब तो एक कार्बन का मामला बचा, तो क्या बनेगा? CH3 NO2 यानी मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलने लगा या नहीं? नाइट्रो एल्केन का मिक्सचर मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? इस केस में बन जाएगा। तो कौन से केसेस में मिक्सचर बनेगा? जहां कार्बन की संख्या एक से ज्यादा है। तो पेपर में छोटी सी रिएक्शन है लेकिन पूछ देता है तो ध्यान रखना है। अच्छा, एक टर्म आएगा अभी आगे चल के, पाइरोलिसिस। क्या टर्म आएगा? पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस का मतलब होता है टेम्परेचर देके तोड़ देना। तो भैया जब आग की भट्टी में डालना है तो टेम्परेचर देके तो किसी को भी तोड़ा जा सकता है वहां पे, बोलिए। तो वहां भी हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे सर। तो छोटी छोटी रिएक्शंस है, इनको ध्यान रखना है आप। अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन, यानी कि अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे SO3H लगा देंगे यहाँ। चले हटाएं इसको। तीसरा रिएक्शन लिखिए सल्फोनेशन। इनमें कुछ समझने वाला मामला नहीं है गुरु। सल्फोनेशन क्या करिए, एल्केन लीजिए, फ्यूमिंग H2SO4 लिया, समझदार हो, दिख रहा होगा H2SO4 कोई तोड़ के लिख दिया गया है यहाँ पे। अगर फ्यूमिंग लिया है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा है, क्या वाटर निकल जाएगा सर? वाटर निकलेगा तो बनेगा RSO3H, बना लीजिए सर, जिसको बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर होता है। नीचे लिखिएगा फ्यूमिंग H2SO4 मींस ओलियम, यानी H2S2O7 को बोलते हैं क्या? ओलियम। और ओलियम मिक्सचर होता है सर H2SO4 प्लस SO3। अब सुनिएगा, क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है? तो इसका मतलब सीधा सा है
कि SO3 जो है वो वाटर के साथ एडअप होता चला जाएगा और H2SO4 बनाता चला जाएगा। तो आप इसमें पानी मिलाते जाइए और जितने कंसंट्रेशन का H2SO4 चाहिए उतना मिल जाएगा। क्लियर है मामला। यहां पे SO3 जो होता है वो ज्यादातर किसकी तरीके काम कर सकता है? कैटेलिस्ट की तरीके। बना लीजिए, लिख लीजिए। मतलब आप इसको एक तरीके से ये रिएक्शन का फॉर्मेशन बोल सकते हैं। H2SO4 SO3 के साथ रिएक्ट करके ओलियम बनाता है, इसका मिक्सचर ही होता है। ये है 3 रिएक्शंस हो गई। चौथी रिएक्शन है, रिएक्शन के नाम से ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, रीड्स रिएक्शन। छोटी छोटी रिएक्शंस है सर। रीड्स रिएक्शन, एल्केन की रिएक्शन SO2 प्लस Cl2 के साथ करा रहे। एल्केन रिएक्ट विद SO2 प्लस Cl2। अब ये रिएक्शन याद होगी तो बता पाओगे वहां, वरना नहीं बता पाओगे, तो इसलिए ध्यान रखना है। एल्केन की रिएक्शन SO2 प्लस Cl2 के साथ कराई गई तो बनेगा R SO2 Cl और साथ में HCl। नाम लिख लीजिएगा, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। तो याद रखना है, जब किसी एल्केन की रिएक्शन SO2 प्लस Cl2 के साथ कराई जाए तो सीधा सा फंडा है RSO2 Cl बनता है। नाम याद रखना है, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं उसको। अब ये रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके साथ एक और रिएक्शन जुड़ी है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। 5वां पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो, ये आगे बड़ा काम आएगा। SO2Cl2। SO2Cl2। क्लियर है मामला। एल्केन की रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराने पर बनता है RCl यानी एल्किल हैलाइड प्लस HCl प्लस SO2 गैस इवॉल्व होगी सर। और सुनिए, एल्किल हैलाइड की मैंने कुछ रिएक्शंस लिख भेजी थी आपको, वहां पे ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। एल्केन की रिएक्शन जब SO2Cl2 के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, यानी प्रिपरेशन हो गया। और ये बेस्ट मेथड क्यों है सर? क्योंकि यहां 2 प्रकार की गैसेस निकल रही हैं। HCl भी क्या है? गैस है। और पढ़ाया है कि अगर प्रोडक्ट गैसियस हो तो रिएक्शन के वापस बैकवर्ड आने का चांस खत्म हो जाता है, यानी ऐसी रिएक्शन अच्छी रिएक्शन होती है। क्लियर है मामला। नीचे लिख लीजिएगा, बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। बेस्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है। अगला है सर, तो ये पहला पार्ट हुआ और ये 5 रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। H हट रहा है और कुछ आ रहा है। सेकेंड पार्ट है सर आइसोमेराइजेशन। मतलब एल्केन लिया और उसका क्या बनने लगा? आइसोमर। यानी कि सर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा यहां पर? तो ध्यान रखना है, जिसमें से पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट में, आइसोमेराइजेशन। कब तुमको आइसोमेराइजेशन कराना है? जब तुमको कैटेलिस्ट मिले AlCl3
इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। H प्लस का मतलब क्या होता है? एसिड। ये अगर कैटलिस्ट है तो एल्केन का क्या होना है? आइसोमर बनाना है इसे। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, क्या ये भाई साहब नॉर्मल ब्यूटेन है? अगर इनकी रिएक्शन कराई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और यहां एसिड लिखा हुआ है या HCl लिखा है मान लो, तो भी एसिड ही H प्लस मिलेगा। क्या कराओगे? आइसोमेराइजेशन। इसको देखकर तो नॉर्मल क्या इसको कन्वर्ट करोगे ब्रांच में, तो क्या मैं इसको चेंज करके अगर लिख दूं तो क्या ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा सर? बोलो भैया। तो छोटा छोटा रिएक्शन यानी ऑप्शन के पार्ट बन जाएंगे, याद रखना है। आइसोब्यूटेन, इंपॉर्टेंट बात, ये कैटलिस्ट याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास उसने बोला आइसोपेंटेन है, अब सिर्फ ये लिखा गया, इधर देखो, तो ब्रांचिंग करते जाना सर। आइसोपेंटेन अगर है और उसने कहा कि हमने AlCl3 H प्लस की प्रेजेंस में मामला है, तो आप कहेंगे इसका मतलब सर हम आइसोपेंटेन है और ब्रांच कर दे, यानी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे नियो पेंटेन। नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना दो सब लोग। क्या नियो का मतलब होता है एक कार्बन से 3 मेथिल लगा दो? बोलो गुरु। टोटल कार्बन 5 रखने यानी CH3 आ जाएगा। आइसोपेंटेन बना दो, एक कार्बन से 2 मेथिल और बनेगा CH2 CH3। तो दिख रहा होगा आइसोमर बन रहा है सर, है ना? अच्छा, आइसोमर में ब्रांच वाला बनाना, नॉर्मल वाला ना बना देना वहां पे। ठीक है, अगला है सर, यानी कि ये बी पार्ट है, अदर रिएक्शन में आ रहे हैं, है ना? इसमें पहला पढ़ा हमने आइसोमेराइजेशन। दूसरा लिखिएगा क्लोरो क्लोरिनोलिसिस। सेकेंड रिएक्शन, छोटी छोटी रिएक्शंस है। क्लोरिनोलिसिस, सिंपल कहानी है सर। मान लीजिए हमने आपको एक एल्केन दिया, बना लीजिए पहले CH3 CH2 CH3, और यहां हमने लिखा Cl2 है लेकिन एक्सेस में है। टेम्परेचर जब भी लिसिस टर्म लिखकर आएगा तो हाई टेम्परेचर की बात करेगा, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस है। 500 से 600 डिग्री सेल्सियस है। प्रोडक्ट याद रखना है सर, बना C2Cl6 प्लस CCl4 प्लस HCl। C2Cl6 को बोलते हैं कैम्फर, रट्टाफिकेशन वाली रिएक्शन है, याद होना चाहिए कि ये बनता है ऐसा। और पायरीन पेपर में आएगा, व्हाट हैपेन व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर। तो आपको याद आना चाहिए कि यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देना है। इधर देखो 300 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो मोनोक्लोरिनेशन की बात करते, टेम्परेचर 500-600 दिया है, वहां मैंने टेम्परेचर इसीलिए लिखवाया था। तो मोनो की बात नहीं, अब ये सारे बॉन्ड टूटने वाले हैं। इसका मतलब ये HH भी टूटेगा, तो ये बनाएगा कैम्फर यानी C2Cl6 और साथ में CCl4 यानी पायरीन। इसका मिक्सचर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा रिएक्शन है सर एरोमेटाइजेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार बना लीजिए। एरोमेटाइजेशन
ठीक बात। अब एक बात बताओ, एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है? कि हम एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन अपने दिमाग में आता है। तो एक बात हमको ये बता दो, ये काम अगर करना है तो क्या टोटल कार्बन 6 या 6 से ज्यादा होना चाहिए? तो पहली सिचुएशन तो ये कि टोटल कार्बन, एल्केन की बात हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। पहले तो ये याद रखो। दूसरी बात, हमको कैसे सपना पड़ेगा कि एरोमेटाइजेशन कराना है? जैसे हमें सपना पड़ता था AlCl3H+ को देखकर कि आइसोमेराइजेशन कराना है, वैसे ही हमें सपना पड़ेगा कि एरोमेटाइजेशन कराना है। यानी हमको वो या तो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन का एल्केन पकड़ाएगा और साथ में लिख कर देगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। इसको बिल्कुल डब्बे में बंद कर लीजिए। पेपर में वो बोलेगा कि इससे ये बना, बताओ कैटेलिस्ट क्या है। खूब सवाल आता है उस पे धुआंधार तरीके से। तो ये एक रिएक्शन नहीं आती, 4 रिएक्शन मिलाकर सिंपल वाली कौन सी गलत है पूछ लेगा। मतलब नहीं पता होगा, कहानी खत्म हो जानी है आपकी। चलें सर, अब सीधी कहानी है, देखिएगा। अगर मैं ज्यादा इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा। अच्छा एक बात तो तय है, अगर एल्कीन बन रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन तो हटेगा ही साला। तो अगर मैं तुमसे बोलूं नॉर्मल हेक्सेन है, तुमने कहा होने दो, इधर लिख के आया Al2O3 Cr2O3, यानी तुम समझ गए क्या कराने जा रहे हो? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक का मतलब 6 कार्बन क्यों चाह रहे हो? बेंजीन बनाना है। 6 तुम्हारे पास है, यानी कि तुम यहां प्रोडक्ट में क्या बना के दिखा दोगे? बेंजीन। क्लियर बात। एनसीईआरटी ने कहा, सुन लीजिए, एनसीईआरटी ने कहा कि अगर हम नॉर्मल हेक्सेन की जगह पर नॉर्मल हेप्टेन ले ले, क्या ले ले? नॉर्मल हेप्टेन ले ले, तो बोले ठीक है। अच्छा एक बात तय है, यहां टेम्परेचर हाई रहता है, तो वो कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना हो तो आप 400 से 600 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, वैसे टेम्परेचर लिख कर आएगा वहां पे। उसने कहा अगर हम नॉर्मल हेप्टेन ले ले तो क्या होगा? तो तुम कहोगे अपना काम तो 6 कार्बन से पूरा हो जाता है ना सर, बोलिए। तो आप कहेंगे कि हम क्या करेंगे, 6 कार्बन का बना देंगे बेंजीन, और आपका जो एक कार्बन अलग है वो उसी अस्थिर की तरीके मिल जाएगा। यानी इस केस में आपको मिलेगा बेंजीन ऊपर वाले में, और इस वाले केस में आपको क्या मिलेगा? टॉलवी। मामला पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और, कुछ लोग अगर ये कहे कि ये डिहाइड्रोजिनेशन है, बिल्कुल है भाई मेरे, डबल बॉन्ड तो तभी आएगा ना जब H निकलेगा। तो यार इसका फॉर्मूला, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14 है ना, बोलो भाई। और इसका फॉर्मूला अपने आप ही C6H6 होगा। तो बाकी के 8 हाइड्रोजन कहां गए? तो तुमने कहा वो सब हाइड्रोजन के रूप में निकल गए, फॉरेस्ट। क्लियर है मामला? तो याद रखिएगा। ऐसे ही यहां पे भी मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख क्या नहीं रहा हूं, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, फॉरेस्ट। सिंपल सिंपल रिएक्शन निपटाए दे रहे हैं, क्योंकि आज वैसे भी खोखट वाला दिन है, तो आज वो आएगा भी नहीं जिसमें ज्यादा समझना है। ठीक है। चौथा रिएक्शन सर, नाम से समझ में आना चाहिए। पाइरोलिसिस का मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तोड़ दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ दो, यानी टेम्परेचर की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल को तोड़ के तहस नहस करो, कुछ भी एडिशनल नहीं मिलेगा। जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन है अपने आप को ऐसे सेट करो कि वैलेंसी पूरी कर लो। तो अभी देखना जरा क्या बनता है मामला। फोर्थ है सर पाइरोलिसिस या क्रैकिंग। पाइरोलिसिस या इसी को बोलेंगे दोस्त क्रैकिंग। क्रैकिंग से तुम समझ ही रहे होगे, तोड़ना है। लिखिएगा, जनरली अकर्स एट हाई टेम्परेचर and absence of air
क्यों? एयर की प्रेजेंस क्यों नहीं चाहिए? सुनो तो, एयर लिया, ऑक्सीजन है साला, और हाई टेम्परेचर पे तोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी टूटेगा, तो वो ऑक्साइड होने लगेगा, बनेगा। तो इसका मतलब पायरोलिसिस फिर कहां रह गया? वो तो केमिकल रिएक्शन बन गई कोई, तो उसको ऑक्सीडेशन में पढ़ो सर। तो इसलिए हमने एयर को चुपके से क्या किया? हटा लिया। मतलब हर चीज का मतलब है, बस पायरोलिसिस का मतलब समझ में आना चाहिए कि अब हमको बॉन्ड ब्रेक करना है सर। अगर देखिए सर, अगर मैंने आपके सामने ये लिखा एल्के, अच्छा एक बात ये बताओ, मीथेन कभी ये काम नहीं करेगा। अबे एक कार्बन है, 4 ठो हाइड्रोजन है, अब कहां तोड़ोगे उसको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उसमें हम देखते नहीं है, टूटने को तो टूटेगा, लेकिन हम उसे पायरोलिसिस की कैटेगरी में नहीं लेंगे कि कार्बन कार्बन भी टूटे और कार्बन हाइड्रोजन भी टूटे। तो यहां पे सबसे पहले तो टेम्परेचर लिखना, हाई टेम्परेचर है तो तुमको दिखना ही चाहिए 600 से 800 डिग्री सेल्सियस, और नीचे लिख लेना अब्सेंस ऑफ एयर, और कुछ कुछ जगह पे तो अब्सेंस ऑफ लाइट भी लिखा रहता है। ठीक है ना? क्या होगा जरा देखना, तोड़ना तब जो तुम्हारा काम आसान करे। अगर 20 से तोड़ दिए तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी दोस्त। तो वैलेंसी पूरी भी इन्हीं को करनी है, क्योंकि बाहर से कोई मदद नहीं है। जितने बॉन्ड तोड़ोगे सब फ्री रेडिकल टूटेंगे, क्योंकि कोई आयन वायन बनने का जुगाड़ नहीं है। तो अगर तुमने ये बॉन्ड तोड़ा तो क्या यहां से हाइड्रोजन गैस निकली? बोलो भैया। और ये लोग कहेंगे कि अब हमको साथ साथ रहना है, यानी कि अब हमें एल्कीन बन जाना पड़ेगा। तो रटना नहीं कि एल्केन से एल्कीन बनता है सर, एल्केन से एल्कीन मजबूरी में बना है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया है सर। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। CH3, अब मैं बॉन्ड को इस तरीके से निकाल के लिख दे रहा हूं, सारी कहानी यही है। ऊपर वाली कॉमा लगा लीजिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट बताइए क्या क्या बन सकता है, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिख दीजिए आप। इधर देखो ओए, पहला काम ये दोनों गए, तो जब ये दोनों गए तो बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन गैस तो फ्री है, जब जब बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन निकलेगा। हो गया। दूसरी कहानी सर, इसी ने कहा कि मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं। अब समझना, अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये वैलेंसी खाली हो गई, तो इसको इसका साथ निभाने के लिए अपना एक H बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या नहीं तोड़ना पड़ेगा? तो जैसे ही H तोड़ेगा तो क्या यहां से मिलेगा तुमको एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये वाला H जो निकला है वो इस मेथिल के पास जाएगा, तो क्या बनाएगा? मीथेन। यानी ये मिक्सचर मिलने लगता है, एल्कीन भी एल्के। क्लियर है मामला? ध्यान रखिएगा सर। एक बात हमको सिर्फ इतनी बता दो, पायरोलिसिस में जो आदमी लिए हो, सुनना, उससे हायर एल्केन या एल्कीन मिल ही नहीं सकता। सर बोलो भैया, कॉमन सेंस है, लेकिन उसके बराबर एल्कीन मिल सकता है सर, क्योंकि H को तोड़कर एल्कीन बनाया जा सकता है। और एडिशनल कार्बन, और कार्बन नहीं है ना तुम्हारे पास, तो और कार्बन नहीं तो तुम कार्बन की संख्या को किसी भी कीमत पर बढ़ा नहीं पाओ। क्लियर है मामला? इतनी बात है पायरोलिसिस की। चलिए सर, अगला टर्म है ऑक्सीडेशन। तो पायरोलिसिस समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है, और मैं रटा नहीं रहा हूं आपको, प्रोडक्ट देखकर आप बता पाएंगे। वहां पे याद कहां तक करोगे? तो हटाएं, छापो, जल्दी छापो। अगला हेडिंग ऑक्सीडेशन। एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो उसको कंबशन बोलते हैं ना सर?
अब कंबशन तो जैसे लकड़ी जलाते हैं हम लोग तापने अपने के लिए, तो वो क्या है, कंबशन ही तो है। तो अब एक बात ये बता दो कि अगर हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो तो हाइड्रोकार्बन का मतलब उसके अंदर क्या है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब सी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनाएगा पानी यानी वाटर, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। तो क्या CO2 प्लस वाटर में टूट जाता था सर? तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में भी कई तरीके हैं सर। पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलो या कंबशन बोलो। कंबशन शब्द आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन। एक बात सुनना, बहुत आसान है। क्या हमारा एल्केन है CN, जनरल फॉर्मूला ले लें H2N+2, ऑक्सीजन के साथ जलाया। अब तुम समझदार हो, ऑक्सीजन यानी एयर, एयर जो है वो एक्सेस में है, तो इसका मतलब जो कम पड़ेगा उसको देखो, कितने कार्बन है N, तो सर CO2 बनाएंगे, कितने बनाएंगे N। हाइड्रोजन कितने हैं 2N+2, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, सोच के बताओ, N+1, 2N+2 का आधा बताओ, दो कॉमन लेके N+1, तो सर वाटर कितना बनेगा N+1। तो रट्टा नहीं मारना है तुमको। अब ये बताओ टोटल ऑक्सीजन कितना लगा, तो O2 लगे यहां N, यहां पर O2 कितने लगे N+1/2, दोनों को जोड़ के लिखोगे तो नंबर आएगा 3N+1/2। बोलो अंकल, बना लो। अब अगर हमसे कोई कहता कि भैया मीथेन का कंप्लीट कंबशन, ब्यूटेन का कंप्लीट कंबशन करना है, कितना O2 लगेगा, इधर देखो, मीथेन का कंप्लीट कंबशन करना है तो मीथेन मतलब N बराबर 1 और H 4 है, यानी कि बोलो भैया, यहां से N बराबर तो एग्जैक्टली निकल आएगा ना, तो N बराबर 1 है तो N बराबर 1 रखो, तो 3 और 1 4/2 यानी 2 आएगा या नहीं आएगा। और यहां से अगर आप बैलेंस करेंगे तो 2 CO2, सॉरी 2 क्यों, 1 CO2 और +2 टाइम्स वाटर, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अच्छा, मोल कंसेप्ट में जरूरत पड़ती थी अपने को। इधर आते हैं सर, क्या N बराबर 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 और 1 13/2, क्या बनेगा 4 CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 10, यानी वाटर कितने बनेंगे 5। तुम यहां ना जाओ, ये अपने आप ही बैलेंस होता है। ये सारा खेल कब है, जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है। अगर पार्शियल कंबशन होता तो CO2 नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता वहां पर। क्लियर है मामला। चलिए सर, मोल कंसेप्ट की याद दिलाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, आप पूरा सवाल लिखिए। इफ 10 लीटर मिक्सचर ऑफ मीथेन propane, if 10 liter mixture of methane and propane required 44 liter oxygen, required 44 liter oxygen for combustion, then calculate used volume of methane and ethane, methane and propane, then calculate used volume of methane and propane in original mixture। इधर देखो, मीथेन लिया मतलब CH4, प्रोपेन लिया मतलब C3H8,
बोलो भैया, C3H8। टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। अच्छा एक बात और, मोल कंसेप्ट ये कहता है बाय मोल भी ले सकते, बाय वॉल्यूम भी ले सकते, बाय मॉलिक्यूल भी ले सकते, बस बाय वेट नहीं ले सकते। जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बाय वेट काम नहीं करता। इतना याद रखोगे काम बन जाएगा सर। बोले ये 10 लीटर है, इसका कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन जो है वो अपने को लगती है 44 लीटर। कितनी लगती है? 44 लीटर। बात समझिएगा, ये बात उसने बताई है। वो हमसे कह रहा है कि बताओ इस मिक्सचर में ये कितना कितना है। तरीका सुनना सर, ये मीथेन है, ये प्रोपेन है, देखे रहे ना। मैंने माना मीथेन x लीटर है, तो प्रोपेन 10 - x लीटर। एक बात सुनना, मैथमेटिक्स का रूल है कि अननोन कम से कम बनाओ, तो x और y नहीं मान लेना, बाद में निकालना भी पड़ता है सर, ठीक है। तो सर ये बनाया, अब इनकी कंबशन रिएक्शन लिख दो। ये x लीटर है और ये 10 - x लीटर है, ये मैंने नीचे लिख दिया। कंबशन रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो क्या हम लोगों ने अभी पीछे लिख रखा है कि मीथेन के लिए ये 2O2 होता है, बनता है CO2 + 2 टाइम्स वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई सर। यहां आते हैं सर, C3H8 है, कोफिशिएंट बोलो 3n + 1/4 कि 2 है। हाँ 3n + 1/2। n बराबर कितना दिया है? 3। n बराबर कितना दिया है? 3। तो अगर बनाओगे तो कितना आएगा? 10। 3n + 1 है ना, तो 3 × 3 यानी कि 9 + 1 यानी 10/2 यानी 5। अरे बोलो भैया, तो ये आया 5O2। यहां से आएगा बैलेंस इक्वेशन 3CO2 और 8 है यानी 4 टाइम्स वाटर। यार बैलेंसिंग में टाइम ना लगे इसलिए कोफिशिएंट याद रखना है। और सुनो, मैंने तो तुमको ये सब पढ़ाया ही नहीं है। मैंने तुमको क्या पढ़ाया सुनो, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अभी ये एल्केन में पढ़ा रहा है, फिर ये एल्कीन में, फिर ये एल्काइन में बदलेगा फार्मूला। मैंने पढ़ाया है कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन होगा, x और y मान लो। O2 का कोफिशिएंट हमेशा x + y/4 होता है। याद रखो, बात खत्म हो गई सर। और ये जो होगा x CO2 देता है और y/2 H2O देता है। जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर हाइड्रोकार्बन। क्लियर है मामला? अब सर इधर देखिए, ये अगर x लगा, ये 1 मोल लगता है तो ये 2 मोल लगेगा साथ में, तो ये x लगा है तो ये कितना लगेगा? 2x। ये 10 - x लगा है तो क्या ये 5 टाइम्स 10 - x लगेगा। O2 टोटल कितना लगा है? 44। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि O2 जो है वो टोटल है 44 लीटर, और इक्वेशन कह रही है कि O2 लगा है 2x + 5 टाइम्स 10 - x बराबर 44। यही तो हुआ। अरे बोलो भाई, यहां से आया 2x, यहां से आया 50, यहां से आया -5x। 2x - 5x से बचेगा 3x, 50 उधर जाएगा तो बचेगा -6, -3x बराबर -6, x बराबर 2 लीटर। तुम्हारी मैथ तो हमसे भी तेज है भाई। x बराबर 2 लीटर, तो x अगर 2 लीटर है तो इसका मतलब साहब ये हुआ 2 लीटर, तो ये भैया कितने हुए? 8 लीटर। कहानी खत्म। यही तो पूछ रहा था, ये 2 लीटर और ये 8 लीटर। बात समझ में आ रही है? मोल कंसेप्ट है तो पढ़ रहे हैं तो इसको भी बना लीजिए, ध्यान होना चाहिए। सिंपल कहानी है, और आपको ये तो मैं पढ़ाने के लिए लिखा रहा हूं, आपको बेसिक ये याद होना चाहिए। बात खत्म। एक फार्मूला याद करो, हमेशा काम करेगा। अच्छा सुनो, इधर चेक करके देख लो लग रहा है कि नहीं। यहां CH4 x बराबर 1 और HY मतलब y बराबर 4, तो रख दो जरा। x बराबर 1 y बराबर 4, 1 + 1 2 आएगा या नहीं आएगा? x बराबर 3 y बराबर 8, x बराबर 3 y बराबर 8,
3 + 2 5 आएगा कि नहीं आएगा? खत्म करो सवाल। बात समझे या नहीं समझे? इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब क्या है, ये सब खेल तब है जब कंप्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन का मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है और जितना हाइड्रोकार्बन लिया था वो सब जल के स्वाहा। अगली हेडिंग डालिएगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। हटाएं इसको, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होगा सर? मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अब ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा। अब कौन कम पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो ऑक्सीजन इन दोनों के साथ तो जुड़ नहीं पाएगा। पहली कंडीशन है कार्बन ब्लैक बनता है और साथ में वाटर बन जाएगा सर। तो 2 टाइम्स वाटर कर दो, बैलेंस हो जाएगा। बना लीजिए। पार्शियल ऑक्सीडेशन में CO2 तो नहीं मिलने वाला है सर। दूसरा है सर मीथेन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा आपको जो जहरीला होता है, और 2 टाइम्स वाटर। यही 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स है जो बन सकते हैं। तो सीधी सी कहानी है, कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन अगर कम है तो हमारे कार्बन को नहीं मिलेगी, अकेला रह जाएगा। अरे बोलो मेरे भैया। दूसरा, ऑक्सीजन अगर कम है तो कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड से नीचे कौन आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए। क्लियर है मामला? फुल ऑक्सीजन दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कहानी खत्म। अगला कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु, ये रिएक्शन याद रखनी है। कैटेलिस्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब, इधर देखो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना। हर कैटलिस्ट की औकात अलग अलग है, यानी कौन सा कैटलिस्ट कहां ले जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो हमें स्पेसिफिक कैटलिस्ट याद होना चाहिए कि इसका फंक्शन ये होता है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये बात? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक कैटलिस्ट हर एक के ऊपर बराबरी से काम नहीं कर सकता। अरे बोलो ना यार। कैटलिस्ट बदलेगा तो प्रोडक्ट भी बदलेगा सर। जैसे मान लीजिए हमने एल्केन लिया, RCH3 करके लिखा, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट ले रहे हैं। ये रिएक्शन का कैटलिस्ट याद ही होना चाहिए, दूसरा कोई चारा है नहीं। पहला, कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया। दूसरा, मॉलिबेडनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, MO2O3। ठीक है। तीसरा, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, CH3COO का होल ट्वाइस Mn। क्या होगा सर? कॉपर की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कराया है तो वहां कॉपर /300 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, बनेगा सर एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल। यहां आइए, मॉलिबेडनम के केस में बनता है एल्डिहाइड, RCHO यानी एल्डिहाइड। मैग्नीज एसीटेट के केस में बनता है एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो। अब एक बात याद रखना, एसिड के ऊपर जा नहीं पाओगे, एसिड के ऊपर जा नहीं पाओगे। रीजन क्या है? उसी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो पाता है ऑर्गेनिक में जिसके पास H डायरेक्टली जुड़ा हो। COOH के पास, अब कार्बन के पास कोई H नहीं है, कहानी खत्म हो चुकी है। तो ये तीनों कैटलिस्ट याद रखने हैं आप। चले भैया, छोड़ देंगे, टेंशन ना लो यार। छोड़ते तो नहीं, इन लोगों के चक्कर में छोड़ रहे हैं, नहीं तो आज 4 घंटा लपेटते तुमको। अगला हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन बाय KMNO4। ऑक्सीडेशन बाय KMNO4
जाहिर सी बात है एसिडिफाइड लेना है, एसिडिफाइड K2Cr2O7। लिखिएगा, ओनली 3 डिग्री CH बॉन्ड, ओनली 3 डिग्री CH बॉन्ड containing alkanes gives this reaction। जिनके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है वही एल्केन ये रिएक्शन देंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री अच्छे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। पहली बात तो ये, मान लो उसने कहा CH3 C CH3 CH3 और यहां H है, तो क्या यही वाला H 3 डिग्री वाला H है? बोलो सर, इसी का जो होगा सो होगा। अगर यहां मान लीजिए रिएक्शन कराई गई KMnO4 के साथ, तो ये क्या करेगा सर? ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये बना कर देगा 3 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं देते। चलें सर, अब जनरल ऑक्सीडेशन क्या कहता है कि अगर हमने एल्केन लिया, क्या लिया? एल्केन। तो एल्केन का अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया, देखना, तो एल्केन का ऑक्सीडेशन कराने पर आपको मिलेगा एल्कोहल। क्या मिलेगा साहब? एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर, बस यही तो गलत है ना, इसीलिए जो बता रहे हैं उसको समझो। कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा गुरु? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों व्यक्ति आ जाएंगे, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे बना लो जरा। मैंने लिया RCH3, कोई नॉर्मल लिया हुआ है। अब जब ये अल्कोहल बनाएगा ना सर, तो इसके अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बन होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। तो क्या ये ऑक्सीडेशन कराने पर हमको दे पाएगा? अगर इसने दिया RCH2 CHOH H, एक अल्कोहल ये दिया। एक अल्कोहल इसने दिया सर RCHOH R, और एक अल्कोहल इसने दिया CR R R और OH। मैनेज करिएगा जरा, क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है? बोलो। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक बात। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर मिलता है कीटोन। क्या मिलता है? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास H नहीं है। सीधी कंडीशन है, कार्बन के पास H होना चाहिए। तो इसकी मतलब कहानी खत्म। अब सर, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराने पर एसिड मिलता है। ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो एल्डिहाइड अगर है तो क्या अभी इसके पास H है? इसका ऑक्सीडेशन कराने पे क्या मिलेगा? एसिड। क्लियर है मामला? सुनिएगा जरा कहानी को। क्या ये सारा प्रोसेस, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है तो क्या रिवर्स डायरेक्शन में रिडक्शन है? बोलो भैया। तो क्या हम उसका उल्टा बोले तो रिडक्शन है? तो तुम क्या बोलोगे? एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पर प्राइमरी अल्कोहल मिलता है,
कीटोन को रिड्यूस करने पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, बोलो भैया। और बोलोगे प्राइमरी अल्कोहल को या सेकेंडरी अल्कोहल को या टर्सरी अल्कोहल को, तीनों इसी से बने हैं। इन तीनों का रिडक्शन करने पर क्या एल्केन मिलेगा? यानी कोई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो वो इनको उठा के कहां फेंक देगा? एल्केन। क्लियर है मामला? यानी कि ऑक्सीडेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, या रिडक्शन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। दोनों बातें सही। आज के लिए दोस्त इतना ही, कल ये लोग शायद ये कर लेंगे यहां पर, तो हम लोग इसके आगे बात करें, ठीक है ना? एक और बात ये है, क्या तुमने उसको कर लिया है? ठीक है, चलिए। कल की टाइमिंग दोस्त हमको